हाय एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग को एकदम स्टेप्स इसके डिड्यूस कर देने वाले हैं। क्या कर देने वाले हैं हम लोग? एकदम स्टेप्स में ब्रेक कर देने वाले हैं पूरे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी को। तो क्या हमारे दिमाग में सबसे पहले तो जेई के लिए बात करें, सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन आता है, वैसे तो ये प्रीवियस वीडियो में मैं ये क्वेश्चन को उठा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इसको और ढंग से थोड़ा सा समझाया जाए। तो सबसे पहला तो आता है कि आप ग्राफ बना लो, लेकिन लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से ऊट पटांग से आएंगे। उसमें से ग्राफ बनाना थोड़ा सा आपके लिए वैसे भी मुश्किल होगा। इन जनरल जो जेई में क्वेश्चन आएंगे तो वो एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन से ज्यादा होने वाले। तो दूसरी चीज हमारे दिमाग में सबसे पहले आनी चाहिए कि भाई दो रास्ते हैं, एक तो राइट हैंड साइड वाला, एक तो लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो हम लोग इसको जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तो फंक्शन देखेंगे जिसकी लिमिट निकालनी है ना। ये रहा हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स जिसकी हमें लिमिट निकालनी है। एफ ऑफ एक्स की डोमेन में वैसे भी जीरो नहीं है, इस केस में डोमेन में वैसे भी जीरो नहीं है। तो मैं इसको दो तरीके से निकाल के देखूं, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट, एक तो राइट हैंड लिमिट। हो सकता है कोई एक लिमिट इन दोनों में से एग्जिस्ट ना करे। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम कह देंगे कि ओवरऑल एफ एक्स की लिमिट नहीं है जीरो पे। यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से दोनों साइड से जब तक इसकी लिमिट इक्वल नहीं होगी, जब तक हम नहीं कह सकते एफ ऑफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट करती है एट अ सर्टेन पॉइंट सी। फॉर एग्जाम्पल इस केस में जीरो। तो लेफ्ट हैंड साइड से जाओ। लेफ्ट हैंड साइड का क्या मतलब है? सारी वैल्यूज ऑफ एक्स लेस देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो। सबसे पहले नाउ लिमिट निकालनी है अब आपको। देखो, आपको तो छोटे इंटरवल से मतलब है। छोटे इंटरवल से जब आपको मतलब होता है तो आप उस केस में कह सकते हो कि मैं x को -1 से 0 के बीच में एक छोटे से इंटरवल में एज्यूम कर सकता हूं। छोटे से इंटरवल में एज्यूम करने का क्या मतलब है? यहां अब मैं ये जो हमारा है इसको मैं लिमिट x टेंडिंग टू जीरो। यहां गौर करने वाली बात ये जो मैंने बोली वो इसलिए भी थी कि इसकी वैल्यू क्या लिखें। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो अपनी वैल्यू बदलता है, अलग अलग इंटरवल में वैल्यू बदल लेता है। जब ये अलग अलग इंटरवल में वैल्यू बदलेगा तो हमको देखना होगा किस इंटरवल में। अब देखो, हमने तो क्योंकि जीरो के इर्द गिर्द रहना है, जीरो के नेबरहुड में रहना है, जीरो के नेबरहुड में रहना है, छोटे से नेबरहुड की हम लोग बात कर रहे होंगे जीरो के पड़ोस में, तो हम लोग इसको मान सकते हैं कि ये जीरो से -1 के बीच में होगा। तो इसको आप -1 लिख दो, क्योंकि ये -1 से 0 के बीच में है, छोटे से इंटरवल में बात करनी थी आपको। इस केस में सीधा समझ में आ रहा है कि ये जो मैंने लिखा है लिमिट, ये एग्जिस्ट नहीं करती। सर्कल करके जो मैंने लिखा है डज नॉट एग्जिस्ट। उसका कारण क्या? जो फंक्शन की लिमिट हमें निकालनी है, फाइनली हमारा फंक्शन क्या बना जिसकी हमें लिमिट निकालनी है? -1/x। अब -1/x तो भाई अनबाउंडेड हो जाएगा। ये तो हमें सीधा सीधा मालूम है कि ये भाई अनबाउंडेड हो जाएगा जीरो पे, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। राइट हैंड साइड से चल के देखते हैं, राइट हैंड साइड से चल के देखते हैं। राइट हैंड साइड में x ग्रेटर देन जीरो होगा, x ग्रेटर देन जीरो होगा तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस केस में जीरो हो जाएगा। देखो, क्योंकि हमें अगेन छोटा सा नेबरहुड ऑफ जीरो, छोटा सा नेबरहुड ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो, तो 1 से तो लेस मान ही सकता हूं मैं x को, यानी कि x को 0 से 1 के इंटरवल में मान सकता हूं, क्योंकि मुझे वैसे भी जीरो के करीब आना है ना, करीब आने वाली बात है। और अगर नहीं भी आता है तो हम तो इसको करीब ही मानेंगे, क्योंकि अगर हम डेल्टा को छोटा कर भी लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इधर इस केस में लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, हमारा 0/x आ गया, तो इस केस में आ गई जीरो। तो यानी कि राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसकी जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये तो हमारा आंसर हो गया। अब देखो, एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स कि यहाँ पे जनरली क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट है, इसको हम जीरो माइनस लिखते हैं, और राइट हैंड साइड वाली लिमिट को जीरो प्लस ऐसे करके लिख देते हैं कि ये इन्फर करने के लिए कि मैं राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं। ठीक है,
तो भाई लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट होनी चाहिए, राइट हैंड साइड से लिमिट होनी चाहिए। अब ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड तो सबसे पहले ही फंक्शन को देखते से ही करने लगो कि लेफ्ट हैंड साइड से जाओ राइट हैंड साइड से जाओ, है ना, क्योंकि ये जेई में स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने किया भाई राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से। अच्छा, अब एक वाजिब सा प्रश्न उठता है कि जैसे कि इस केस में एफ ऑफ एक्स की डोमेन में नहीं था, डोमेन में नहीं था कौन, जीरो। फॉर एग्जाम्पल इस केस में लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो हमें कुछ नहीं दिया, ऐसे दे दिया, यानी कि एफ ऑफ एक्स हमारा इस केस में एक्स है और लिमिट हमें निकालनी है एफ ऑफ एक्स की एक्स टेंडिंग टू जीरो। इस केस में तो इसकी डोमेन में है, तो क्या ऐसा हम कह दें, देखो इसका आंसर मुझे मालूम है जीरो, सिंपल एक्स को जीरो लिख दो, एक्स को जीरो लिख दो, या कह दो एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो इस केस में। अच्छा, अब यहां से एक अगली चीज आती है कि क्या क्या ऐसे सारे फंक्शन, क्या ऐसे सारे फंक्शन, है ना, क्या ऐसे सारे फंक्शन जिनकी डोमेन में सी है, तो क्या उनकी लिमिट एफ ऑफ सी होती है, ये प्रश्न है। तो इसका चलो उत्तर देने के लिए, वैसे डोमेन में अगर हो जाए तो क्या जरूरी है लिमिट एफ ऑफ सी ही हो? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमारा फिर से आप पैराबोला वाले केस में जो आपने निकाला था टेंजेंट, उसमें आपने एक ऐसा फंक्शन बनाया था एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। इस केस में मैं थोड़ा सा अल्टर कर देता हूं, टू पे टेंजेंट मानने की बात कर देता हूं, तो हमारा फंक्शन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू। अच्छा, ऑब्वियसली ये जो फंक्शन आया था इसकी डोमेन में टू नहीं होगी, तो टू पे क्या जरूरी है कि एफ ऑफ एक्स मैं यहीं से लूं? मैं इसको अलग से डिफाइन कर देता हूं, मैं इसको टू डिफाइन कर देता हूं, व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू टू। अब मुझे निकालना फाइंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स टेंडिंग टू टू एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले तो आप डिफाइन करो ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, लिमिट निकालते वक्त आप इसको लिखोगे या इसको लिखोगे? सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करो, यानी कि मैं पूछ रहा हूं क्या आप ऐसा लिखोगे, हाँ या ना, मुझे इसकी लिमिट निकालनी है, इसकी लिमिट निकालनी है। अच्छा, लिमिट में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो क्वेश्चन आया इसका उत्तर तो यहीं पे छुपा हुआ है। इसमें भी देखो कि हमको एक्चुअली x इज इक्वल्स टू जीरो से मतलब है भी नहीं। लिमिट की डेफिनेशन में मैंने आपसे कहा था कि लिमिट की डेफिनेशन ऐसी दी ही गई है कि फॉर ऑल x, जब हम डेल्टा नेबरहुड ऑफ जीरो डिफाइन करते हैं, तो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू पंचर्ड नेबरहुड, या इसी को कह देते हैं आप डिलीटेड नेबरहुड, पंचर्ड या डिलीटेड नेबरहुड, x बिलोंगिंग टू माइनस डेल्टा से डेल्टा माइनस जीरो, यानी कि इसी को आप इनइक्वालिटी के तौर में ऐसे लिखते थे, मॉड ऑफ x माइनस सी लेस देन डेल्टा बट ग्रेटर देन जीरो। आप यहां पे इक्वालिटी का साइन नहीं लगाते थे, नहीं होगा, क्योंकि हमें x माइनस सी को जीरो करना भी नहीं है, हमें x इज इक्वल्स टू सी चाहिए भी नहीं चाहिए ये चीज हमको, है ना। इसी को मैं गुच पुच करके क्यों लिखूं, मैं इसको ऐसे कह देना चाहता हूं कि हर बार जब भी हम लिमिट की बात करेंगे तो हम पंचर्ड नेबरहुड को ही कह देते हैं डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी। डिलीटेड मतलब पंचर्ड, वही बात, डिलीटेड या पंचर्ड, जेई में ये ऐसे फेमस है, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी। डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी मतलब सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा। फिर से रिपीट कर दिया मैंने, जितनी बार आप लोग याद करें उतना अच्छा। तो यहां पे मैंने इक्वल टू जीरो का साइन नहीं लगाया था, यहां पे मैंने इक्वल टू जीरो ये नहीं लगाया था। इसको ना लगाने का रीजन है कि लिमिट ऐसे डिफाइन ही हुई है, हमको सी के नेबरहुड से, अड़ोसी पड़ोसी वैल्यूज से मतलब है, हमें एक्चुअली सी एक्स इज इक्वल्स टू सी से इंडिविजुअली मतलब भी नहीं है। तो इसकी सी पे क्या वैल्यू होती है भाड़ में जाए, जब हम लिमिट निकालेंगे
भाड़ में जाए, जो भी होती रहे वैल्यू, मुझे कोई लेना देना ही नहीं है सी से, तो मुझे एफ ऑफ सी से भी कायदे से कोई लेना देना नहीं है ना, जब मैं लिमिट की बात करूं। लेकिन लेकिन ये वाली चीज मैंने यहां नहीं कही थी। यहां तो आपने सिंपली लेस देन एप्सिलॉन कर दिया था। जी हाँ, आप फॉर एन एग्जाम्पल एक कांस्टेंट फंक्शन लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, इसकी लिमिट निकालो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स। यहां से एकदम बात क्लियर हो जाती है कि एफ ऑफ एक्स ऑलवेज एल के ही इक्वल है। एफ ऑफ एक्स हमेशा इसमें एल के, तो यहाँ पे तो एफ ऑफ एक्स एल के इक्वल हो सकता है, लेकिन एक्स सी के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम बिंदास ये वाला काम करते हैं, और उसी में हम लोग ये वाली चीज यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाली लगाते भी नहीं है ना, क्योंकि इसका ऑटोमेटिक मतलब है एफ ऑफ एक्स लाइज बिटवीन एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन, है ना। लेकिन यहाँ पे डिलीटेड नेबरहुड की बात कर रहे हैं सिर्फ, है ना। तो लिमिट निकालते वक्त क्योंकि डिफाइन ही लिमिट ऐसे हुई है, तो एकदम ध्यान रखना कि आप डिलीटेड नेबरहुड ऑफ या पंचर नेबरहुड ऑफ सी की बात करेंगे। तो एक्चुअली लिमिट इवेल्युएट करते वक्त एफ ऑफ एक्स की कौन सी डेफिनेशन लें, वो चीज वहां से क्लियर हो जाएगी कि आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज कहां से चाहिए, 2 के पड़ोस से। x इज इक्वल टू 2 पे आपको f की वैल्यू चाहिए भी नहीं है। जब आपको ये सब चाहिए भी नहीं है, तो आप एक काम करो, बिंदास आराम से इसको ऐसा लिखो, डेफिनेशन। देखो अब यहाँ डेफिनेशन बदल रही है एफ ऑफ एक्स की, है ना। तो अब आपको यहां से एकदम सीधा सीधा पता लगेगा कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की मेरी लिमिट 4 है, लेकिन एफ ऑफ 2 की वैल्यू मेरी 2 है। यानी कि लिमिट, यानी कि मेरे सामने एक बहुत बढ़िया सा पॉइंट लिखा आ गया, क्या कि लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x जरूरी नहीं f ऑफ c के इक्वल हो, या फिर मैं ऐसा जरूरी नहीं कि ये इक्वल ना भी हो, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं। तो इसको ऐसा लिख दो, मे नॉट बी इक्वल टू क्या f ऑफ c, मे नॉट बी इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो हमारा यहां से जो बात छूटी हुई थी, जो प्रश्न हमने छोड़ा हुआ था, इक्वल टू एफ ऑफ सी, नॉट ऑलवेज, जरूरी नहीं ऐसा हो कि ये एफ ऑफ सी के इक्वल हो। अभी हमने देख लिया, क्योंकि हमको तो डेफिनेशन में क्लियर कट दे रखा है कि हमें x इज इक्वल टू सी, यानी कि एफ ऑफ सी से तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट करने की कंडीशन जिससे आपको रट जाए, देखो इसी के लिए ये क्वेश्चन उठाया है। हमको दिया गया है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है एफ ऑफ एक्स की व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू 0, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। देखो इस क्वेश्चन को मैंने मतलब बनाते वक्त मैंने एक एक्स्ट्रा चीज और ये लिख दी कि जिससे कि आपको क्लियर कट हो जाए कि मुझे एफ ऑफ 0 से तो मतलब ही नहीं है कि एफ ऑफ 0 की क्या वैल्यूज हो रही है नहीं हो रही है ना। मुझे एक्चुअली पूरे क्वेश्चन भर इस डेफिनेशन से तो मतलब ही नहीं रहेगी। x इज इक्वल टू 0 वाली चीज से तो मुझे एक्चुअली मतलब ही नहीं है। इसको मैं देखो एकदम क्लियर कट जब सॉल्व करता हूं, जब आपके सामने सॉल्व करता हूं, तब आपको क्लियर कट समझ में आएगा। सबसे पहले तो हमें दे रखा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट की बात करते वक्त ही दो चीजें आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। सबसे पहला और बेसिक स्टेप राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। दो अलग अलग रास्तों से x इक्वल टू 0 पे हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली उस रास्ते पे हम चलते ही चले जाएंगे, मंजिल x इज इक्वल टू 0 तक तो कभी पहुंचना नहीं है ना। लिमिट के केस में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें x इज इक्वल टू 0 से तो मतलब है भी नहीं, हमें चलते चले जाना है उसकी तरफ, तो हमें तो बस ट्रेंड देखना है। तो राइट हैंड लिमिट के वक्त f ऑफ x की डेफिनेशन क्या है? f ऑफ x की डेफिनेशन है x प्लस के। लेफ्ट हैंड जाते वक्त, अच्छा राइट हैंड का क्या मतलब है? x ग्रेटर देन 0। अब हम वो सारी वैल्यूज लेंगे x की जो ग्रेटर देन 0 है, तो f ऑफ x
उस पार्ट से उठाएंगे जहां डोमेन कहती है x ग्रेटर देन 0। तो f ऑफ x का कौन सा टुकड़ा आएगा राइट हैंड लिमिट को इवेल्युएट करते वक्त x प्लस के। f ऑफ x का कौन से टुकड़े पे हम लोग x लेस देन 0 यानी कि लेफ्ट हैंड वाली लिमिट निकाल रहे होंगे भैया cos x पे। तो यहां हमारा cos x। अच्छा आप देखो सिंपल राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई k, हमारी k इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, है ना। ये एकदम क्लियर कट है, प्रीवियस वीडियोस के एक्सपीरियंस है आपको एकदम क्लियर कट है भैया। हम x को 0 रख दें, वैसे तो सिंपल x को 0 रख दें, वही हमारा गैस करने का तरीका था, गैस करने का तरीका ये था, है ना, और उसी को कंफर्म कर सकते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के, लेफ्ट हैंड लिमिट cos x की लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा इस सब पचड़े में, इस सब जो खिचड़ी पक रही है राइट हैंड लिमिट की लेफ्ट हैंड लिमिट की, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वैसे तो इनको इक्वल होना चाहिए, k इक्वल टू 1 तो आ गया। इस सब खिचड़ी पकते वक्त f ऑफ 0 क्या है, ये तो 2 है, ये तो कहीं इसको मतलब ही नहीं है ना। 1 के कहीं कहीं 1 से तो काफी दूर है, इसको तो लिमिट की टर्म्स में तो इसको काफी दूर माना जाएगा, है ना। इतने ही डिफरेंस को काफी बड़ा डिफरेंस कहा जाएगा, है ना। तो f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 2। अगेन यहां से बात हमारी एक बार फिर से इन्फर हो गई, जो लिमिट आई है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, अगर वो दोनों इक्वल हो गई तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और वो जरूरी नहीं f ऑफ 0 के इक्वल हो, या इन जनरल केस में x टेंडिंग टू c वाले केस में f ऑफ c के इक्वल हो। अगर c डोमेन में है तो भी चलो भाई, यहां से ये बात क्लियर हो गई, एकदम एकदम क्लियर। अब एक बात है कि साहब हमें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, हमें तो ऐसी टेक्निक्स खोज करके लानी है सच दैट कि हमारी इस प्रकार की कुछ लिमिट्स निकल आए। लिमिट में क्या है ना, एल्जेब्रिक टेक्निक्स खूब काम करती हैं। सबसे पहले तो आपने देख लिया कि इसकी डोमेन में 0 नहीं है, x इज इक्वल टू 0 इसकी डोमेन में है भी नहीं। एकदम बात क्लियर आ रही है कि भैया अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं, इसको जरा इसके अंडर रूट वगैरह हटा दूं। देखो अगर 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 हम सपोज दैट एक उदाहरण लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर बाई x, इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व कर रहा होता तो एकदम क्लियर कट सी बात मेरे सामने थी। ये जो फंक्शन मेरे सामने आया, रेड कलर के पेन से अंडरलाइन कर रहा हूं, सर्कल कर रहा हूं, ये जो फंक्शन मेरे सामने आया इसकी डोमेन में 0 नहीं है। जब इसकी डोमेन में 0 नहीं है तो इसको अच्छे से लिख दो ना, सजा धजा करके लिख दो, लिख दिया। अच्छा अब इसमें राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो इसमें वैसे करने की ये सब मुझे इतना पछड़ा जरूरत नहीं है, लेकिन कायदा तो कहता है कि भैया आप हर स्टेप लिख करके चलो, क्योंकि जेई में इतने प्यारे से क्वेश्चन जरूरी नहीं आए, है ना, और जरूरी क्या नहीं आएंगे, है ना। जेई तो और इनफैक्ट सोचेगी कि आपको कैसे एक इंजेक्शन लगाया जाए, है ना। तो आप तो एकदम स्टेप्स पे जाओ, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0, हमारी एकदम लिमिट आ गई। अच्छा एकदम देखो उड़ा करके काम चल जा रहा था ना, और कौन था जो मुझे परेशान कर रहा था भाई, डिनोमिनेटर का 0। डिनोमिनेटर का 0 एक बार उड़ गया फिर तो इसमें रख ही दो, क्यों, गैस करने वाली बात जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कही थी कि गैस करके हमें ऐसा अंदेशा लग रहा है कि 0 की ओर ये जाना चाहिए, है ना। तो एकदम सीधी सी बात है कि भाई यहाँ पे भी यही फीलिंग मुझे आएगी कि अगर मैं रैशनलाइज करता तो क्योंकि इसका न्यूमरेटर कुछ ऐसा है जो कि x प्लस 2 माइनस 2 माइनस एक्स, अब बटे में ये प्लस ये इसको कह दो कुछ एलिफेंट कुछ कैमल, तो एलिफेंट और कैमल, रूट एलिफेंट प्लस रूट कैमल इनटू एक्स। अच्छा अब देखो 2 कट गए, ऊपर न्यूमरेटर में 2x आ गया, न्यूमरेटर में 2x डिनोमिनेटर में x, तो हमारा ये कट पिट के, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 तो डोमेन में है भी नहीं, बिंदास उड़ा दो तो ये 2 आ गया न्यूमरेटर में। अच्छा डिनोमिनेटर में क्या है, रूट एलिफेंट प्लस रूट कैमल। रूट एलिफेंट प्लस रूट कैमल आपका कहां जा रहा है,
अब देखो हमारी अलजेब्रा आ जाएगी, क्योंकि अगर हमें किसी फंक्शन की लिमिट मालूम है तो उसके और कोई दूसरे फंक्शन की लिमिट मालूम है तो उनके सम की लिमिट मालूम है, उनके प्रोडक्ट की लिमिट मालूम है, उनके कोसाइंट की लिमिट मालूम है, किसी फंक्शन एफ की लिमिट मालूम है तो 1/f की लिमिट मालूम है। बस शर्त है वो मेरे कोसाइंट वाली चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्या कि वो f 1/f को करते वक्त f को c के नेबरहुड में जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो लिमिट है f की जो लिमिट है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी। तो अगर ये सब डिफाइन हो रहा है, जो इस केस में हो रहा है, कौन, रूट एलिफेंट प्लस रूट कैमल। अच्छा, रूट एलिफेंट की लिमिट कहां जा रही है एक्सटेंडिंग टू जीरो पे, ये जा रही है भाई √2 पे। रूट एलिफेंट की लिमिट जा रही है भाई, रूट एलिफेंट इज टेंडिंग टू √2, रूट कैमल इज टेंडिंग टू √2, स्टिल टेंडिंग टू √2, दोनों के दोनों √2 को, तो रूट एलिफेंट प्लस रूट कैमल 2√2 को। अच्छा, और उनका उनका रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल कहां जाएगा, एकदम यहां से क्लियर है। तो भैया रूट एलिफेंट हमारा जा रहा है √2 पे, ये हमारा यहां से आ गया 1/√2, है ना। यहां से एक बात क्लियर हुई हमको, अगर हम अपने एल्जेब्रिक सुंदरता पे जाएं, और देखो एक चीज और हमको हिंट कर रही थी, न्यूमरेटर में एक जीरो नाम की चीज छुपी हुई थी इस माइनस साइन की वजह से, और डिनोमिनेटर तो खुद जीरो जाने की वजह से ही जीरो नाम की चीज थी। तो ऐसे केस में रैशनलाइज करने का अंदर से इंट्यूशन आ भी रहा है, इसको सजा धजा लो। और दूसरी चीज, क्या इनकी डोमेन डिफाइन है, जैसे कि आपकी क्या डोमेन इन दोनों की डिफाइन है, जी हाँ डिफाइन है, x टेंडिंग टू जीरो, x इज इक्वल्स टू जीरो के नेबरहुड में तो डिफाइन है। देखो जब आप नेबरहुड की बात कर रहे होगे, लिमिट की बात कर रहे होगे कायदे से, तो भैया आप बहुत छोटे से एक नेबरहुड में बात कर रहे होगे आपको तो। अच्छा, अगर ऐसा हो भी रहा है, डोमेन अनडिफाइन भी हो रही है, तो मैं इसको डिफाइन कर लूंगा, मैं छोटा सा नेबरहुड ले लूंगा, क्योंकि अगेन रिमेंबर, कोई अगर बड़ा डेल्टा काम कर रहा है तो छोटा डेल्टा, देखो इसको छोटे से दिखा देता हूं, है ना, जिससे फील हो, बड़े को बड़े से, तो छोटा डेल्टा भी काम तो करेगा ही। तो अगर डोमेन अगर मेरी अनडिफाइन हो भी रही होती या इस प्रकार की किसी भी समस्या में मैं फंसता, तो मैं कभी भी अपने डेल्टा को कंप्रेस कर सकता हूं, डोमेन को मैं कभी भी जीरो के अबाउट कंप्रेस करके देख सकता हूं, क्योंकि मुझे तो वैसे भी बहुत करीब वैल्यूज से मतलब है। और वैसे भी एक लॉजिकल सी बात थी मेरे सामने कि अगर कोई बड़ा डेल्टा काम कर रहा है तो उससे छोटा डेल्टा काम कर जाएगा, और उससे भी छोटा डेल्टा अगर मैं और छोटा पिद्दी सा और इससे भी छोटा डेल्टा ले लेता, लिखने की सेंस में भी मैंने छोटा सा लिख रखा है, तो और छोटा डेल्टा होता तो काम कर लेता। अब इन तीनों डेल्टा में से जौन सा भी डेल्टा एक्सेप्टेबल है, डोमेन हमारी डिफाइन हो रही है और सारी चीजें हो रही हैं उसके नेबरहुड में, तो आप बिंदास करो। जैसे यही आपने बात करी थी यहाँ पे, जैसे इस केस में भी आपको, तो जैसे कि हम कहा कि भैया आपने इंटरवल को ग्रेटर देन 1 क्यों नहीं ले लिया, x को ग्रेटर देन 1 क्यों नहीं अलग अलग डिफाइन किया, क्योंकि हमें तो जीरो के पड़ोस से मतलब है, हम अल्टीमेटली पड़ोस में आएंगे। और अगर ऐसा कंफ्यूजन हो भी रहा है तो हम कहेंगे कि अगर हमने तो छटाई कर दी, क्योंकि छोटा इंटरवल तो हमेशा एक्सेप्टेबल है। तो ये वाली बात क्लियर हो गई कि बिंदास कटाई छटाई तो आप कर सकते हैं डोमेन वाले इंटरवल में, क्योंकि वो तो वैसे भी हमारा एक्सेप्टेबल होता है ना। हो अब एक क्वेश्चन हमारे सामने आया, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से पढ़ो और इसको खुद से निकालने की कोशिश करो। तो देखो सबसे पहले तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करने की वजह से मेरी कुछ जानकारियां ऑटोमेटिक यहां छुपी हुई हैं। सपोज दैट मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं, है ना, थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि f ऑफ x अनबाउंडेड हो जाता इन सम डेल्टा नेबरहुड ऑफ c। सपोज f becomes
अनबाउंडेड अनबाउंडेड एट इन सम सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा, ऑब्वियसली डिलीटेड नेबरहुड की या पंचर नेबरहुड की मैं हमेशा बात करूंगा। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, ये जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स माइनस टू एफ ऑफ एक्स, सपोज दैट अनबाउंडेड होके वो प्लस इंफिनिटी पे चला जाता है, सपोज दैट अनबाउंडेड होके वो प्लस इंफिनिटी पे, कौन, एफ ऑफ एक्स, जो मैंने अभी सपोज किया है, तो ये भैया ये भी तो प्लस इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, ये भी प्लस इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, यानी कि ये जो मसाला लिखा हुआ है ना अंदर, ये जो मसाला लिखा हुआ है, दिस मसाला, इसका -1 से डिफरेंस, इस मसाले का -1 से डिफरेंस और इसका मॉड्यूलस, क्योंकि डिफरेंस बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मॉड्यूलस, इस मसाले का -1 से जो डिफरेंस है वो क्या, रैंडमली चूजन नंबर, अगर मैं एप्सिलॉन को 1/10 कह देता सपोज दैट, तो क्या वो डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है वो 1/10 से कम हो पाता, नहीं हो पाता, ये तो प्लस इंफिनिटी की ओर जा रहा अगर एफ ऑफ एक्स अनबाउंडेड हो गया तो। अच्छा, इसी को आप एक बार ध्यान से देखो कि हम एक कॉन्ट्राडिक्शन से ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सम, अगर एफ स्क्वायर एक्स, ये जो मसाला हमने लिखा हुआ है ना, इस मसाले की लिमिट एग्जिस्ट करनी है, तो इन सम छोटा सा, या कह दो इन सम छोटा सा डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी में, इन सम डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी में एफ ऑफ एक्स को बाउंडेड होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स को बाउंडेड होना चाहिए, क्योंकि अनबाउंडेड हो गया तो ये मसाला स्वयं अनबाउंडेड हो जाएगा, और मसाला स्वयं जब अनबाउंडेड हो गया तो इसकी क्या लिमिट की बात करोगे, ठीक है। ऐसा कहां, ऐसा एक्स टेंडिंग टू सी, या कह दो एक्स के अड़ोसी पड़ोसी नेबरहुड में, ऐसा अड़ोसी पड़ोसी एक्स के एक्स इज इक्वल टू सी के नेबरहुड में। तो जब इसके नेबरहुड में एक ऐसा नेबरहुड हमें चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट अगर कर रही है, तो एक ऐसा नेबरहुड सुनिश्चित हमें गारंटी मिल गया जहां पे ये एफ ऑफ एक्स जो है ना, क्योंकि ये जो मसाला बना है वो खुद अनबाउंडेड हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स अगर अनबाउंडेड नहीं हुआ तो एफ ऑफ एक्स जो है ना उसको बाउंडेड होना पड़ेगा, ठीक है। जब एफ ऑफ एक्स को इन सम डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स बाउंडेड होना पड़ेगा तो एफ ऑफ एक्स की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। बहरहाल ये यहां से देखने पे प्रॉपर्टी हमारी समझ में आ गई। कोई हमसे पूछ लेता, क्वेश्चन में पूछ ही लेता कि एफ ऑफ एक्स को सम डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी में, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी में बाउंडेड होना चाहिए, तो क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। बहरहाल चलो लिमिट निकालते हैं। इसकी लिमिट निकालने के लिए एफ स्क्वायर एक्स, ये मैंने जानकारी जो आपसे अभी अभी दी है वो अगले क्वेश्चन में जो मैं आपको होमवर्क में दूंगा उसमें बहुत काम आएगी, है ना। तो इसको एकदम गांठ बांधना। हमें क्या दिया हुआ है, इस मसाले का, ये जो मसाला है इसका -1 से डिफरेंस, मुंह उठा के किसी भी रैंडमली चूजन छोटा नंबर, पॉजिटिव नंबर, उससे कम कर सकते हैं, कितना भी छोटा हो, क्योंकि हमको एक बार कह दिया लिमिट एग्जिस्ट करती है। उसके लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सब, भाई औपचारिकताएं पूरी कर दो, एक डेल्टा नेबरहुड डिफाइन कर दो, माइनस, क्योंकि डिलीटेड नेबरहुड है, औपचारिकताएं पूरी कर दी। अच्छा, अब देखो यहां से एक भविष्य की बात, मेरे सामने एक होल स्क्वायर बन गया जो है एफ ऑफ एक्स -1 का होल स्क्वायर। अब इसका मॉड क्या लगाना, अब इसमें क्या मॉड लगाना, ये तो खुद ही मॉड से स्वतंत्र है, क्योंकि तो खुद ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन एप्सिलॉन। देखो क्योंकि भविष्य में ये जो स्टेप लिखा है, होल स्क्वायर बाद में बनाते, पहले तो एप्सिलॉन को चुनते, तो एप्सिलॉन स्क्वायर चुन लो भाई। ये मेरी बात को, मेरी फीलिंग को आप समझो। एप्सिलॉन स्क्वायर चुनने से मेरा यहां टारगेट सिद्ध हो जाता है। क्या मेरा टारगेट था?
मेरा टारगेट पे मैं पहुंच जाता हूं। मेरा टारगेट क्या था कि एफ ऑफ एक्स के लिए एक ऐसा एल खोज के लाओ सच दैट उसका किसका एफ ऑफ एक्स का उस एल से डिफरेंस रैंडमली चूजन नंबर एप्सिलॉन से कम किया जा सके। देखो यहाँ एप्सिलॉन क्या था, एप्सिलॉन स्क्वायर, एप्सिलॉन रैंडमली चूजन, तो एप्सिलॉन स्क्वायर भी तो रैंडमली चूजन हो गया, तो एप्सिलॉन यहाँ रैंडमली चूजन नंबर था। ठीक है, ऐसा कोई छोटा सा नंबर। तो अब यहाँ लेस देन एप्सिलॉन हमारा आ गया इसका मॉड्यूलस, किसका, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का, यानी कि एफ ऑफ एक्स और 1 का जो डिफरेंस है या इसका मॉड्यूलस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन। तो हाँ, बात हो गई हमारी। देखो कब कब फॉर ऑल एक्स। अच्छा, अब इसी को डेफिनेशन फॉर ऑल एक्स इन नेबरहुड, इसी को डेफिनेशन की तरह पढ़ो। व्हेन एफ ऑफ एक्स की लिमिट 1 कहला सकती है व्हेन एफ ऑफ एक्स और 1 का डिफरेंस किसी भी रैंडमली चूजन नंबर एप्सिलॉन से कम किया जा सके। बस शर्त है फॉर ऑल एक्स, यानी कि एक्स को एक छोटे से एक्स को एक डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी में लाई करना पड़ेगा, और सारे एक्स के लिए ऐसा हो। तो देखो सारे एक्स के लिए, क्योंकि ये सत्य हो भी रहा था, स्टेप नंबर 1 जो जानकारी दी हुई है उसको लिख लो, लिमिट की परिभाषाओं के रूप में लिख लिया, उसके करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी मुझे मिल गया, मुझे ज्ञान हुआ इसका। जब इसका ज्ञान हुआ तो यहां से एक फाइनली इनइक्वालिटी आ गई जो मेरे काम की थी, मेरे मकसद को प्रूव करने के लिए, मेरे टारगेट को प्रूव करने के लिए, या मेरी जो चीज थी उसको दिखाने के लिए कि एफ ऑफ एक्स और 1 का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम किया जा सके। हाँ, बस शर्त है एक ऐसा डेल्टा चुन करके लाओ। ये मिल गया ना डेल्टा आपका इंतजार कर रहा है भाई। एक्स को मेरे नेबरहुड में कर दो, डेल्टा नेबरहुड में कर दो, या एक्स को इस इंटरवल में कर दो जिसका नाम सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा, तो ऐसी चीजें सत्य हो जाएंगी। और ये किसी भी एप्सिलॉन के लिए हो सकता है। यहां आप एप्सिलॉन कोई से भी छोटे चुनते हुए चले जाओगे, उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा ऑब्वियसली मिलते हुए चले जाएंगे, क्योंकि बाय डेफिनेशन हमको दिया हुआ है कि इन महाशय की लिमिट, इन महाशय की, जिसको मैं मसाला भी कह रहा था, मसाला महाशय, इनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब ये बाउंडेड वाली जो बात मैंने बोली थी भाई, उसको आप यूज करना इधर पे, है ना, इसको प्रूफ करना। वैसे तो ये बिना बाउंडेड के उसकी भी प्रूफ हो जाएगा, लेकिन अगला जो है या इसको कोई भी एक्स टेंडिंग टू सी कर दो, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू 0। सपोज दैट आपको ये दिया हुआ है, गिवन है ना, डोमेन डिफाइन कर लेना, इन सम डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड। ठीक है भैया, आप करिए फाइंड, और पहले तो आपको दिखाना भी है कि लिमिट एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं एफ ऑफ एक्स की, जिसकी लिमिट में निकालने के लिए आपको बोल भी रहा हूं। फाइंड, पहले तो ये सुनिश्चित करना, पहले तो ये कंफर्म इट फर्स्ट ऑफ ऑल, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट, तब तो उसको एवेल्युएट करने की बात कहोगे। जैसे कि प्रीवियस केस में यहां एफ ऑफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट एकदम कर रही है, क्योंकि ये जो इक्वेशंस थी काफी सरल थी, इनको ही यूज करने पे, इन इक्वालिटीज के रूप में इनको यूज करने पे काफी आसानी से हमारा काम हो गया था। इस केस में एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन से काम हो जाएगा, है ना, कुछ एप्सिलॉन वगैरह चुनना, उनसे कम किया जा सके एफ ऑफ एक्स और 1 का डिफरेंस, है ना। और ये बाउंडेड वाली चीज यहाँ पे होगी भी, यहाँ पे भी वही चीज होगी कि भैया एफ ऑफ एक्स को बाउंडेड होना पड़ेगा, है ना। अगर अनबाउंडेड हो गया तो उसका डिफरेंस 2 से, जो मसाला ये जो है इसका डिफरेंस 2 से, है ना, इन्फिनिटी हो जाएगा इसका, अनबाउंडेड अगर हो गया तो ये 5-6 क्वेश्चन लेकर के मैं आपके सामने आया था, और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना, जिससे कि आपका और इंसाइट बढ़े कि क्या क्या प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली लिमिट से डिड्यूस हो जाती हैं,
और दूसरा जेई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन अगर कभी उसने रीजनिंग के तौर पे पूछ लिया तो हम उसका उत्तर दे पाए विदाउट अस अज्यूमिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन। कईयों बार छात्रों को, स्टूडेंट्स को जाना पड़ता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन अज्यूम करके देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तुक्का भिड़ाने के, फिर मन में शंकाएं हैं कि भाई कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर गया जिसके लिए ऐसा नहीं होगा, तो पर्टिकुलर फंक्शन अज्यूम कर करके तुक्का मारने से अच्छा है एक इन जनरल प्रॉपर्टीज को समझ ली जाए और उनको बाय हार्ट याद कर लिया जाए, जिससे कि बार बार हम इसको क्वेश्चंस में सॉल्व करते वक्त इसको यूज कर पाए। और दूसरी चीज, लिमिट इवेल्युएट करते वक्त जेई में फिर से वही एक इंपॉर्टेंट चीज कि भैया ग्राफ बना लो, ना बन सके तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि जेई में प्रैक्टिकली क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिसमें आप ग्राफ नहीं बना रहे होगे। ग्राफ आपको लिमिट का अगर एकदम से ही उन्होंने पूछ लिया तो आप एल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस पे आओ। एल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस कौन कौन सी देखी हमने? एक इस केस में देखी इस वीडियो में, रैशनलाइजेशन, है ना, रैशनलाइज कर लो, काटाकूटी कर लो, जो डोमेन में नहीं है उनको हटा दो जिनकी वजह से दिक्कत आ रही थी। इस वीडियो का एग्जांपल है x = 0 पे दिक्कत आ रही थी, उड़ा दो उसको, ठीक है भाई। सैंडविच थ्योरम, एक सोफिस्टिकेटेड सी टेक्निक, सैंडविच थ्योरम, एफ जी एच, 3 फंक्शन की बात थी। एफ को गधे घोड़ों के बीच में, जी और एच के बीच में आपको करना था। इन सम कोई भी नेबरहुड में जहां लिमिट निकाल रहे हो सी पे लिमिट निकाल रहे हो एक्सटेंडिंग टू सी, तो सी के नेबरहुड में अगर ये इनइक्वालिटीज जिनका नाम है जी ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ एक्स लेस देन एच ऑफ एक्स, वो अगर सत्य हो रही है और जी और एच की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, जी एच की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो इस केस में बढ़िया से सैंडविच थ्योरम लगती है, एफ की लिमिट गधे घोड़ों की लिमिट के बराबर हो जाएगी, है ना। एक एल्जेब्रिक टेक्निक ये आ गई। तीसरी चीज जो मैंने अभी आपको यूज करना ज्यादा सिखाई भी नहीं है, एक भी बार शायद उसके बारे में मैंने नहीं बोला है कि प्लस एच माइनस एच वाली टेक्निक, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए सी प्लस एच कर देते वेयर एच इज टेंडिंग टू 0, है ना, पॉजिटिव नंबर, एच को पॉजिटिव नंबर लेते थे तभी राइट हैंड लिमिट सी प्लस एच होती थी। एच को पॉजिटिव नंबर लेते हुए सी माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ हमको जाता था। तो ऐसे केस में लेफ्ट हैंड लिमिट निकलती थी सी माइनस एच, राइट हैंड लिमिट निकलती थी सी प्लस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस का मतलब एच इज ग्रेटर देन 0, एक पॉजिटिव छोटा सा नंबर, है ना। तो ये सारी चीजें। अच्छा, अब ये जो तीसरा वाला पार्ट है प्लस एच माइनस एच, इसके क्वेश्चंस लेकर के आने हैं अभी, जब तक के एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन 2-4 भी हमने देख लिए और 2-4 टेक्निक्स देख ली, और जिससे कि आप फ्रेंडली हो भी पाए। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स भी मैंने अभी आपको नहीं बोले हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे जैसे क्वेश्चंस और मुश्किलें हमारे सामने आती जाएंगी हमारा दिमाग चलेगा, हम अपने आप कर लेंगे उसमें, है ना, अलग से पढ़ने। अच्छा, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी वाली बात एक जरूर अलग से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। प्रॉब्लम सॉल्विंग और फर्दर आप लोग जिससे लिमिट की और डीप इंसाइट ले पाए उसके लिए ये वीडियो आपके सामने था। जब तक के लिए टाटा।